स्पॉन्टेनियस फिशन एंड पोटेंशियल बैरियर। नेचर में जितने भी न्यूक्लियस है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर ए में ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ से स्पष्ट है कि जो हेवी न्यूक्लियाई है उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो नियर अबाउट जो है वो 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर न्यूक्लियन। और इनके हाफ यदि लें हम a/2 हेवी न्यूक्लियाई का हम a/2 लें तो उनकी यदि हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालें पर न्यूक्लियन तो ये लगभग 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। इस प्रकार जब कोई हेवी न्यूक्लियस अपने से लगभग हाफ मास नंबर वाले न्यूक्लियस में विखंडित होता है तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें 8.5 माइनस 7.6 इक्वल टू नियरली इक्वल टू 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार जब कोई हेवी न्यूक्लियस अपने से नियरली आधे द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियस में विखंडित होता है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी नियरली 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 238 न्यूक्लियस अपने से आधे मास नंबर वाले न्यूक्लियस में विखंडित होता है तो बाइंडिंग एनर्जी में जो इंक्रीज होगा वो होगा नियरली 0.9 इंटू 238 214 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E ग्रेटर देन 85 वाले जितने भी न्यूक्लियस है उन सब में इस प्रकार की जो फिशनेबल एनर्जी है या विखंडन प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वो उपलब्ध है। फिर भी ये नाभिक स्वतः विखंडित नहीं होते हैं। कूलाम विभव रोधिका जो होती है उनके कारण इनका विखंडन जो है वो नहीं हो पाता है। फ्लेरो एंड पित्रजोक ने हेवी न्यूक्लियस के स्पॉन्टेनियस फिशन की क्या पॉसिबिलिटी है और उसमें पोटेंशियल बैरियर का क्या रोल है के बारे में जो है वो डिस्कस किया या उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिशन के लिए कंडीशन ड्राइव करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास में एक X हेवी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। यह अपने से हाफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर A/2 और Z/2 वाले दो न्यूक्लियस में टूटता है, विखंडित होता है। तो विखंडन के बाद जो न्यूक्लियस बनेगा उसके जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। इस प्रकार यह जो फिशन है यह एक सिमेट्रिक फिशन है, सममित विखंडन है। और इस जो सिमेट्रिक फिशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी EF इक्वल टू mZA। यह पेरेंट न्यूक्लियस का जो है वो मास है -2m
Z/2 A/2 और mZ/2 A/2 जो है वो डॉटर न्यूक्लियस का मास है। सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला अप्लाई करें तो हैवी न्यूक्लियस का जो मास होगा mZA, उसकी वैल्यू हो जाएगी ZmH प्लस A माइनस Z Mn माइनस AVA प्लस AS A 2/3 प्लस AC Z minus 1 A raised to power minus 1/3 plus AA A minus 2Z whole square divide by A plus AP A raised to power minus 3/4। इसी प्रकार जो विखंडन से जो न्यूक्लियस बनेगा, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कह रहे हैं, उसका जो मास होगा m Z/2 A/2 इक्वल टू हो जाएगा Z/2 mH प्लस A माइनस Z/2 Mn माइनस AV A/2 प्लस AS A/2 की पावर 2/3 प्लस AC Z/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय A2 की पावर माइनस 1/3 प्लस AA A/2 माइनस Z होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A/2 प्लस AP A/2 की होल पावर माइनस 3/4। ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ mH जो है वो प्रोटॉन का या हाइड्रोजन एटम का मास है, Mn जो है वो न्यूट्रॉन का मास है, Av, As, Ac, Aa और Ap ये रिस्पेक्टिवली वॉल्यूम, सरफेस, कूलाम, एस्मेट्रिक एंड पेयरिंग से रिलेटेड कोफिशिएंट है। इक्वेशन 1 में 2 और 3 से वैल्यू पुट कर दें और सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो होती है EF इक्वल टू माइनस AS 2 raised to power 1/3 माइनस 1 A raised to power 2/3 प्लस AC 1 माइनस 1/2 raised to power 1/3 Z square डिवाइडेड बाय A raised to power 1/3 प्लस नेग्लिजिबल टर्म A raised to power 2/3 कॉमन ले लें तो वैल्यू बचती है AS 1 माइनस 2 raised to power 1/3
प्लस AC 1 minus 1 by 2 raised to power 1 by 3 Z square by A और A raised to power 2 by 3 minus 0.26 AS plus 0.37 AC Z square by A। यहाँ पर जो 1 माइनस 2 रेज टू पावर 1 बाई 3 की वैल्यू माइनस 0.26 है और 1 माइनस 1 बाई 2 रेज टू पावर 1 बाई 3 की वैल्यू जो है वो 0.37 है। हेवी न्यूक्लियस के लिए Z ग्रेटर देन 1 लिया गया है। इस प्रकार स्पॉन्टेनियस फिशन में कह सकते हैं कि केवल जो है वो सरफेस और कूलाम एनर्जी ही इफेक्टिव होती है। वॉल्यूम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी का जो योगदान है वो लगभग 0 होता है। स्वतः विखंडन के लिए EF की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी स्वतः विखंडन हो पाएगा। तो इस प्रकार इक्वेशन नंबर 4 से जो वैल्यू मिलती है वो हो जाएगी माइनस 0.26 AS प्लस 0.37 AC Z स्क्वेयर बाई A ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो AS है इसकी वैल्यू 13 MeV होती है और जो AC है उसकी वैल्यू 0.595 MeV होती है। इन दोनों की वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व करें तो जो हमारे पास रिजल्ट मिलता है Z स्क्वेयर बाई A वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। इस प्रकार यदि किसी हेवी न्यूक्लियस के लिए Z स्क्वेयर बाई A की वैल्यू जो है वो 15 से यदि ज़्यादा है तो इस थ्योरी के अनुसार उसका जो है स्पॉन्टेनियस फिशन या स्वतः विखंडन हो जाना चाहिए। यह जो कंडीशन हमें मिली है इस कंडीशन को चेक करना चाहते हैं किसी हेवी न्यूक्लियस पे इसको अप्लाई कर कर। कंडीशन है Z स्क्वेयर बाई A ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। इस कंडीशन को चेक करने के लिए एक हेवी न्यूक्लियस लेते हैं यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 की जो EF है, बाइंडिंग एनर्जी है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 238 रेज टू पावर 2/3 माइनस 0.26 इंटू 13 प्लस 0.37 इंटू 0.595 92 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 238। यह वैल्यू नियर अबाउट 170 MeV होती है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो EF की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो गई यूरेनियम 238 के लिए। और अब इसके लिए Z स्क्वेयर बाई A की वैल्यू भी पता करते हैं यूरेनियम 238 के लिए। तो Z स्क्वेयर बाई A की जो वैल्यू मिलेगी 92 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 238, तो ये नियर अबाउट 35.6 मिलती है। इस प्रकार यूरेनियम 238 के लिए Z स्क्वेयर बाई A जो है वो है 35.6 और EF की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरेनियम में जो है वो स्वतः विखंडन हो जाना चाहिए।
लेकिन यूरेनियम की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 10⁻16 ईयर। जबकि थ्योरी क्या कह रही है? थ्योरी ये कह रही है कि यूरेनियम जो है उसका स्वतः विखंड हो जाना चाहिए। इस प्रकार यूरेनियम 238 के लिए Z²/A = 35.6 और यह वैल्यू ग्रेटर देन 15 है, और साथ में EF की जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 है। यह शर्त जो है यूरेनियम 238 जो है वो पूरी तरह पालन करता है, स्वतः विखंडन के लिए जो शर्त उसका पूरी तरह पालन हो रहा है। फिर भी इसकी जो है वो हाफ लाइफ जो है वो 10⁻16 ईयर है। तो फिर जो शर्त है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, और जब हम Z²/A और A के बीच में द ग्राफ प्लॉट करें नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए, तो यह ग्राफ इस प्रकार से आता है। Z²/A जो है वो 44 से ज़्यादा के लिए जो है वो ये हॉरिजॉन्टल रेड कलर में जो ग्राफ में लाइन दिखाई गई है वो रिप्रेजेंट करती है। और इसमें जो न्यूक्लियस है वो इससे ऊपर जो है वो न्यूक्लियस की जो है वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, हमें नेचर में इससे ऊपर जो है वो न्यूक्लियस नहीं मिलता। यह पता चलता है कि Z²/A = 15 से जो है ज़्यादा वैल्यू वाले भी जो है वो न्यूक्लियस स्टेबल है। इस प्रकार Z²/A की वैल्यू जो है वो 15 से काफ़ी अधिक होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस फिशन को अवरोधित करने वाला जो विभव रोधिका है, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कह रहे हैं, उसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हैं जिनका मास नंबर जो है वो A/2 है और एटॉमिक नंबर Z/2 है, और वो इन्फिनिटी पर है या एक दूसरे से बहुत दूर पे रखे हुए हैं, और उनको निकट लाकर एक जो है वो हेवी न्यूक्लियस बनाते हैं। मतलब फिशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो इस स्थिति में कुलाम लॉ के अनुसार उनके बीच में जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी EC होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 ZE/2 इंटू ZE/2 डिवाइडेड बाय R। इसको ग्राफ के रूप में दिखाएं तो ये इस प्रकार मिलता है। ये दोनों जो न्यूक्लियस है जिनका मास नंबर जो है वो A/2 है और एटॉमिक नंबर जो है वो Z/2 है, वो स्टार्टिंग में बहुत दूरी पे हैं, और जैसे जैसे उनको पास में लाते जाते हैं 2R पर जो है वो जस्ट टच की स्थिति में होते हैं, और उसके बाद में जो है वो एक हेवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस स्थिति में जो ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस प्रकार से मिलता है। तो जब वह जस्ट टच की स्थिति में होता है तो अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो उनकी जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होने लगती है, और जब उनके बीच की डिस्टेंस 2R से कम हो जाती है, मीन्स एक नया न्यूक्लियस बन जाता है, तो भी उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो 2R वाली स्थिति है उसके कंपैरिजन में कम होती है।
और ये ऐसा अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लगने के कारण हो जाता है। तो जब r की वैल्यू 2r के इक्वल है तब इसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कि जेड स्क्वेयर ई स्क्वेयर बाई 4 इंटू 2r, क्योंकि जस्ट टच की स्थिति है तो r की वैल्यू 2r के इक्वल होगी और r इक्वल टू होता है r0 a की पावर 1/3। r0 की वैल्यू नियर अबाउट 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये सारी वैल्यू पुट कर दें ई की, ई जो है ईसी के फार्मूले में के की वैल्यू, आर की वैल्यू और ई की वैल्यू पुट कर दें और इसको सोल्व करें तो ईसी इक्वल टू मिलता है 0.156 जेड स्क्वेयर बाई a⁻⁻1/3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम 238 के लिए ईसी की वैल्यू पता करें तो ईसी की वैल्यू मिलती है 0.156 92 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 238 होल रेज़्ड टू पावर इसकी 1/3। सॉल्व करने पर ये वैल्यू मिलती है नियर अबाउट 210 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार जस्ट टच की स्थिति में जो पोटेंशियल एनर्जी ईसी है उसे पोटेंशियल बैरियर हाइट या विभव प्राचीर की ऊंचाई कहते हैं। ईसी का मान ईएफ से अधिक होने पर इसका जो विखंडन है वो रुक जाता है। स्वतः विखंडन के लिए जरूरी है कि ईएफ का मान जो है वो ईसी से ज़्यादा होना चाहिए। इस प्रकार स्वतः विखंडन के लिए ईएफ माइनस ईसी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्वतः विखंडन की कंडीशन है ईएफ माइनस ईसी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ईएफ की वैल्यू है a⁻2/3 इंटू -0.26 as प्लस 0.37 AC जेड स्क्वेयर बाई ए माइनस a⁻2/3 इंटू 0.156 जेड स्क्वेयर बाई ए। एस और AC की वैल्यू पुट कर दें और इसको सोल्व करें तो जेड स्क्वेयर बाई ए जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 53 मिलता है। इस प्रकार कूलाम विभव प्राचीर को यूज में लें या उसकी उपस्थिति को काउंट करें तो जेड स्क्वेयर बाई ए जो स्वतः विखंडन के लिए प्रतिबंध की सीमा हुई उसकी वैल्यू हो जाती है 53। के स्थायित्व को ध्यान में रखें तो उसकी सीमा जो है वो वास्तव में जो है वो 44 ही मिलती है। इस विसंगति को क्वांटम यांत्रिकी के टनलिंग इफेक्ट द्वारा समझाया जा सकता है। इस प्रकार हमें स्वतः विखंडन के लिए हमें एक प्रतिबंध मिलता है जिसके अनुसार जेड स्क्वेयर बाई ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 53 होनी चाहिए।